लाल ग्रंथि द्वारा निकले एंजाइम टायरिन और एमाइलेज मुख गुहा में ही जल और कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन शुरू कर देते हैं। जब मुंह के अंदर ही इसका अपघटन शुरू हो जाता है तो 30% भोजन का जो पचने का कार्य है मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए इससे आगे नियम पॉइंट आपका शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है और मैं इसको आज नहीं पूरा करके कल पूरा करूँगा। लगभग 30% स्टार्च और माल्टोज में ये बदल जाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? कार्बोहाइड्रेट्स और जल 30% माल्टोज और भाग अपघटित हो जाता है। अपघटित माने टूट जाता है। आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगा और कल के वीडियो में मैं आपका ये टॉपिक ख़त्म करूंगा और कल इसके साथ ही आपको दंत चरण बता दूंगा। दंत चरण के पश्चात आने वाले क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद ही आपका श्वसन तंत्र प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो भैया ये देखिए मैंने आपको अग्नाशय के बारे में लिखवा दिया है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अगर आपसे पसंद किया जाए तो फिर एक बार बोला दूँ कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम लिखिए जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है तो आप सीधा अग्नाशय ग्रंथि का नाम लिख दीजिए। ये मैंने आपको अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर बना करके दिखा रखी है। ये अग्नाशय ग्रंथि है। ये इसमें लगभग 10 लाख लैंग्रेज द्वीप होते हैं। एल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती है और इन कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाते हैं। जबकि बहिःस्रावी ग्रुप में ये अग्नाशय रस निकालती अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों हो गए हैं। लगभग ये 6 से 8 दिन तक की होती है जो यकृत झिल्ली और रसोई से घेर करके ग्लूट की आकृति को बना देती है। इसे निकलने वाले जो भी रस होते हैं वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स आदि के पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन और ग्लूकागोन हृदय में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अग्नाशय के हो जाने के पश्चात मैं अब आपको यकृत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा लीवर है। क्या है ये? हमारा लीवर। तो अब आपको मैं अग्नाशय के बाद लीवर के बारे में बता रहा हूँ। आपने इसे लिख लिया होगा और नहीं लिखा होगा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। नेक्स्ट के लीवर के बारे में देखिए। लीवर क्या है? ये एक पाचक ग्रंथि है जो बिल्कुल डायफ्राम होता है। मैंने पाचन तंत्र का चित्र कई दिनों तक बनाया है, फिर बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में ही कि जब भोजन का पाचन आपको पूरी तरह से एक बार समझाऊंगा तब आपका चित्र दोबारा से बना दूंगा। ठीक है। तो ये एक पाचक ग्रंथि है जो बिल्कुल हमारे डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। लगभग 3 कोणे की आकृति है। देखो जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो त्रिभुज की जैसी आकृति वाली है। लगभग कैसी आकृति वाली है? 3 कोणे वाली आकृति का हमारा लीवर पाया जाता है। ये ग्रंथि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है
और अगर माना जाए तो सबसे बड़ा अंग भी यही है। यकृत का अधिकतम वजन दाईं ओर झुका हुआ रहता है। आपको चित्र में यूं दिखाई दे रहा होगा, यूं। तो इसका जो ज़्यादातर वजन होता है वो कौन सी साइड में दिखा होता है? राइट साइड की ओर झुका हुआ होता है। यह देखने पर हमें दाईं और बाईं दो पालियों में मैंने लिख रखा है, दाईं पाली और बाईं पाली के रूप में आपको बटा हुआ दिखाई देगा। लगभग 1 लाख छोटी छोटी 6 षटकोणीय संरचना कार्यात्मक इकाई जिनको हम यकृत पालिका कहते हैं, इनके द्वारा बना होता है। ये ग्रंथि पित्तरस का निर्माण करता है। आपको पित्ताशय दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर का जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये आपका पित्ताशय, ये पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस का निर्माण करने के बाद पित्ताशय में इसका क्या कर देता है? संग्रह कर देता है, इसको इकट्ठा कर देता है। पित्त नलिका की सहायता से ये पित्ताशय तक पित्तरस को पहुंचाता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम कि यह एक पाचक ग्रंथि है जो मध्य पटल के नीचे पाई जाती है। यह एक पाचक ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। लगभग कैसी होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग ये त्रिकोणाकार होती है। कैसी होती है? त्रिकोणाकार होती है। अगर देखा जाए तो ये ग्रंथि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि और अंग माना जाता है। यकृत ग्रंथि की आकृति त्रिकोणाकार होती है। यकृत ग्रंथि ये एक पाचक ग्रंथि है जो पाई जाती है। यकृत ग्रंथि की आकृति लगभग त्रिकोणाकार होती है। मानव में यह सबसे बड़ी ग्रंथि और अंग कहलाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं और सबसे बड़े अंग के रूप में भी इसे ही जाना जाता है। इसका अधिकांश वजन दाईं ओर होता है। यकृत का अधिकांश वजन दाईं ओर होता है। दाईं तरफ दिखाएगा दाईं वाली, यानी हम दूर से देखेंगे तो हमारा यकृत है ना, ये दाईं और बाईं दो पालियों में बटा नजर आता है। यकृत को देखने पर यह है दाईं वाली तथा बाईं पाली में बटा हुआ नजर आता है। दाईं पाली में और बाईं पाली में बटा हुआ नजर आता है। यकृत लगभग 1 लाख छोटी छोटी, देखने पर कैसा दिखाई देगा? यकृत करीब 1 लाख छोटी छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां, जिसे हम यकृत पालिकाएं कहते हैं, के द्वारा बना हुआ होता है। इनको हम यकृत पालिकाएं कहते हैं। यकृत लगभग
1,00,000। छोटी छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों से मिल करके बना हुआ होता है। यह ग्रंथि पित्तरस का निर्माण करती है और पित्तरस का निर्माण करके पित्त नलिका की सहायता से इसे पित्ताशय में एकत्रित करती है। यह ग्रंथि पित्त नलिका की सहायता से पित्ताशय में इसका भंडारण करती है। अब तक मैं आपको पाचन ग्रंथियों के बारे में भी बता चुका हूँ। पाचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ एक एंजाइमों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाचन में, इसे आप एक बार लिख लें, फिर मैं आपको पाचक में उपस्थित जो भी एंजाइम हमारे काम में आ रहे हैं उन एंजाइमों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इसे लिख लिया हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटाऊंगा और आगे लिखवाऊंगा। मिटा रहा हूँ भाई इसको। यहाँ मैं आपको पाचक एंजाइमों के बारे में बता रहा हूँ। कौन कौन सी पाचक एंजाइम है और ये पाचक एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन तो एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज के द्वारा किया जाता है। ये कौन से हैं? आंत्रीय रस कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक रस के नाम से जानते हैं। टाइलिन और एमिलेज दोनों हैं। ये पॉलीसेकेराइड होता है, ये स्टार्च है, जिसे हमारा ग्लाइकोजन है। ये छोटी छोटी जो सीक्रेट्स हैं उनको बनाने के काम में आता है। इसके बाद अग्नाशय के द्वारा, जो मैं अभी अभी आपको क्या कर चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, इनके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। न्यूक्लियस, जैसे कार्बोहाइड्रेट पाचक है, नंबर 1 पर आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट पाचक। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में कौन कौन से काम में आते हैं? इसमें आप लिखिए एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज ये काम में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में।
दूसरे प्रोटीन का पाचन में ट्रिप्सिन ले लो, काइमोट्रिप्सिन ले लो। प्रोटीन पाचन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन लिख सकते हो आप इसीलिए। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, सामान्य चीज है वसा। इसके द्वारा किया जा सकता है। वसाहरी चिकनाई हम जो भी तेल घी आदि खाते हैं, और न्यूक्लियस का पाचन न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस का पाचन न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। ये आपके क्या आ गए हैं, यहाँ पाचक रस आ गए हैं। अब आपको मैं एक बार और बता दूँ, आप इसे लिख लें। लिख लिया तो आपने, लिखने के बाद अब आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो लार ग्रंथि है, सबसे पहली बात लार ग्रंथि, हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं वो टॉयलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। किसका, टॉयलिन। टंग के द्वारा टॉयलिन निकलता है। याद करने के तरीके में आप इसे बना लीजिए कि टंग मतलब टॉयलिन नामक हार्मोन हमारे लार के द्वारा निकलता है, और एमिलेज निकलता है। ये तो कहाँ निकलते हैं, मुख गुहा में निकलते हैं। मुख गुहा, मुंह की जो खांच होती है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। आपसे जो पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले दो एंजाइमों का नाम बताइए, तो आप वहाँ क्या लिख देंगे, टाइलिन और एमिलेज लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो आमाशय आता है, आमाशय में हमारा जठर रस निकलता है। आपको मैंने कई बार बता दिया होगा कि आमाशय हमारे आमाशय से जो जठर रस निकलता है वो हमारी ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। आमाशय में जो ज़्यादा मात्रा में श्लेष्मा निकलता है ना, श्लेष्मा का भी एक प्रमुख कार्य है। क्या कार्य है श्लेष्मा का? श्लेष्मा का प्रमुख कार्य ये है कि वो आमाशय की दीवारों पर जठर रस को पहुंचने नहीं देता है। अगर जठर रस आमाशय की दीवारों में पहुंच गया ना, तो जठर रस अम्ल होता है। अम्ल क्या कर देगा, आमाशय की दीवारों को काट देगा। तो एक तरह से जो श्लेष्मा होती है आमाशय की, वो आमाशय पर लेमिनेशन का कार्य करती है। आमाशय की जो भित्ति है ना, दीवारें हैं, उनके ऊपर चिकनाहट बना करके क्या करती हैं कि एसिड को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती है। अगर हमारा आमाशय खुश्क हो जाएगा, श्लेष्मा नहीं रहेगा, चिपचिपा पदार्थ उसमें नहीं रहेगा ना, तो सीधा ही क्या हो जाएगा, उससे सीधा ही जा करके और अम्ल जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको हम जठर रस कहते हैं, जिसका pH मान 1.2 होता है, सीधा टकरा जाएगा। और जब उससे सीधा छू जाएगा तो क्या कर देगा, वो आमाशय की दीवारों को काटने लग जाएगा। आमाशय की दीवारों में गहरे घाव हो जाएंगे, व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होगा, भोजन करने के तत्काल बाद उसको पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए श्लेष्मा क्या करता है, श्लेष्मा उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारी आमाशय की रक्षा करता है। आमाशय में पेप्सिन और रेनिन दोनों निकलते हैं। पेप्सिन और रेनिन कहाँ निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन दोनों एंजाइम हमारे आमाशय में निकलते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन जो होती है ना, उसको पेप्सिन किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। और जो रेनिन है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है। किन में ज़्यादा सक्रिय पाया जाता है, छोटे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे दूध का ज़्यादा, भोजन को दूध के रूप में लेते हैं। दूध को भोजन लिया, बड़े में दूध को पचाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसका रेनिन कम हो जाता है। छोटे बच्चों में रेनिन होता है, और रेनिन क्या कर देता है, उसको केसिन में बदल करके पैराकेसिन में बदल देता है। रेनिन उसे केसिन में बदल करके और पैराकेसिन में बदल देता है। इसलिए छोटे बच्चों में दूध ज़्यादा पच जाता है,
और बड़े व्यक्ति दूध पी करके उसे पचा नहीं पाते, उनको अपच हो जाता है। इसके पश्चात हमारा अग्नाशय आ गया। अग्नाशय में बहुत सारे एंजाइम एक साथ निकलते हैं, जैसे एमिलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइड है और न्यूक्लियोजेज है। ये सारे के सारे राइपेज, ये सब कहाँ निकलते हैं? हमारे अग्नाशय में निकलते हैं और ये छोटी आंत के लिए भोजन को पचने के योग्य तैयार कर देते हैं। इसके पश्चात हमारी आंत में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज, न्यूक्लियोजेज और डाइपेप्टाइड या फास्फेटेज है, ये सब के सब हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं। पित्त लवण केवल वसा का वसीय अम्ल में परिवर्तन करके और छोटी आंत में पाचन करने का काम करता है। अब मैं आपको भोजन के पाचन के बारे में डिटेल से लिखवाऊंगा। अब तक अपन ने केवल शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में ही पढ़ा है, कुछ समय लगेगा आपको। देखिए मैं एक चित्र बनाऊंगा, पहले इसे मिटा करके। देखिए ये हमारा पाचन तंत्र है। आपको बार बार चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार चित्र बनाने, लेकिन मैंने क्या है समझाने के लिए इसे है ना बार बार चित्र बना करके बताया। अब आपका भोजन का पाचन आता है। यहाँ से मैं आपको भोजन का पाचन समझा रहा हूँ। भोजन का पाचन ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, आपको जल्दी लिखना पड़ेगा। देखो भोजन का जो पाचन है वो कई प्रकार की यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। देखो तो भोजन का पाचन कई प्रकार की यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के पश्चात संपन्न होता है। इसमें सारी प्रक्रियाएं जो मैंने आपसे पहले भी आपको बता दी हैं। आपको पता होगा आहार नाल में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां और पाचक एंजाइम। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलते हैं। क्योंकि जटिल को हम सीधा का सीधा पचा नहीं सकते, उसे क्या करना पड़ता है? एंजाइमों के और पाचक ग्रंथियों की सहायता से जटिल को सरल में करना पड़ता है। ये जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। किसके होते हैं? ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। ये पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइसिस कौन से वर्ग के होते हैं? ये हाइड्रोलाइसिस वर्ग के होते हैं। भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने का कार्य मुक्त कुआ में किया जाता है। तथा
सबसे पहले क्या होता है, दांत 32 दांत होते हैं जिनके द्वारा भोजन को क्या किया चबाया जाता है। जब चबाने के पश्चात भोजन बोलस के रूप में हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है, वो हमें क्या जाता है, चबाने के पश्चात भोजन लुगदी के रूप में हो जाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं। कैसा हो जाता है भोजन, बोलस के रूप में हो जाता है। एक ऐसी लिसलिसी लुगदी बन जाती है कि उस लिसलिसी लुगदी के पश्चात भोजन आसानी से हमारी भोजन नली से क्रमाकुंचन की गति के द्वारा ग्रसनी ग्रसिका में होता हुआ और हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है। ये बोलस के रूप में बना हुआ भोजन, बोलस बना भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा व्यास नदी ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंच गया। कल भी मैंने शायद आपको बताया था कि आमाशय 1 से 3 लीटर तक भोजन को धारण करने की क्षमता रखता है और आमाशय में 2 अवरोधनी रहती है। मैं इसे मिटाऊंगा भाई। हाँ भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसे मिटा दूँ। आपने यहाँ तक लिख दिया होगा कि आमाशय तक पहुँच गया है। अब आमाशय में क्या हो रहा है, मैं ऊपर से हटाता जाऊँगा, आप लिखते रहना। हाँ भाई, यहाँ तक आपने लिख लिया है। इसके आगे लिखना शुरू करें कि जब एक ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुंच जाता है। आमाशय में भोजन पहुंच करके 3 से 4 घंटे तक पड़ा हुआ रहता है। मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि वहाँ क्या होता है, 3-4 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है और दोनों प्रकार की अवरोधनीय द्वारा आमाशय में भोजन के प्रवेश और निष्कासन को ग्रसिका अवरोधनी तथा जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि भोजन कितने घंटे तक, 3-4 घंटे तक पड़ा रहता है। यहाँ क्या होता है, लार वाले जो एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज मुख्य हमें कार्बोहाइड्रेट्स और जल का अपघटन शुरू कर देते हैं। लार ग्रंथि द्वारा निकले एंजाइम टाइलिन व एमाइलेज क्या करते हैं, ये दोनों मुख्य गुहा
प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 साइंस की कई दिनों से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। इसी कड़ी में कल मैंने आपको लार ग्रंथि के बारे में बताया था। शायद आपको पता होगा कि मैंने लार ग्रंथि में आपके लिए यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जाती है वो कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है, और ये जो हमारी भोजन नली जा रही है यहाँ से मुख कैविटी है, मुख कैविटी के आगे एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस के साथ ही ये जो ग्रास नली है, मैंने यहाँ बताया कि जीभ के नीचे अधोजंभ और अधोजिह्वा नाम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कर्णपूर्ण हो गई, ये अधोजंभ हो गई, और ये तीसरे नंबर की अधोजिह्वा। ये तीनों ग्रंथियां हमारे मुंह के अंदर ही पाई जाती है, और लगभग 30% वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में ही प्रारंभ कर देती है। ये मैं आपको कल भी बता चुका था। ये सिर में पदार्थ निकालती है, जिससे भोजन श्लेष्मा और कैसा बन जाता है, चिकना चिकना सा बन जाता है, ताकि हम उसे जब निगलें तो हमारी ग्रास नली या भोजन नली क्षतिग्रस्त न हो, आसानी से हम उसे क्या कर सकें, निगल सकें, और हमारे आमाशय तक वो भोजन आसानी से पहुंच सके। मैंने आपको कर्णपूर्ण, अधोजंभ और अधोजिह्वा तीनों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय के बारे में बता रहा हूँ। तो अग्नाशय के बारे में लिखेंगे, देखिए अग्नाशय के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट डाल लें अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के साथ ही लिखना शुरू करो कि यह ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अंतः और बाह्य दोनों प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी तो क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकालती है। पॉइंट नोट करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। नंबर 3 बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये अग्नाशयी रसों का स्राव करती है। बाह्य श्रवण में अग्नाशयी रस को स्राव करती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी रस का स्राव इसीलिए यदि आपसे कहा जाए
कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप अग्नाशय ग्रंथि का चित्र बना देंगे। क्यों? क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की एक विस्तृत ग्रंथि होती है। अगर देखा जाए तो यह ग्रंथि 6 से 8 इंच लंबी होती है। 6 से कितने इंच लंबी? 8 इंच लंबी। अग्नाशय ग्रंथि लगभग 6 से 8 इंच लंबी होती है। कितनी बड़ी होती है? 6 इंच से लेकर के और 8 इंच के लगभग लंबी होती है, जो यकृत, तिल्ली और कृष्णि से घिरी हुई यू आकार बनाती है। जो यकृत, तिल्ली तथा ये हमारा यकृत रहेगा, इससे गिर करके ये हमारी ग्रसनी हो गई। यकृत, तिल्ली तथा ग्रसनी से गिरकर एक यू आकार बनाती है। दिख रहे होंगे आपको, ये इस तरह से यू आकार बना हुआ, यू आकार बनाती है। यकृत, तिल्ली से गिर करके कैसा बना देती है? एक यू की आकृति को बनाती है। अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो भोजन की वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के पैदा में सहायता करते हैं। क्या क्या करते हैं? कि अग्नाशय से निकलने वाले जो भी हार्मोन है, जो क्या करते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। सीधा सा लीजिए कि अग्नाशय से निकलने वाले रस वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, के पाचन में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए कि अग्नाशय के द्वारा जो इंसुलिन और ग्लूकागोन रुधिर में शर्करा का जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित इंसुलिन और ग्लूकागोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यदि रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित नहीं रहा, यदि रुधिर के अंदर शर्करा का जो स्तर है वो नियंत्रित नहीं रहा तो व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है, मधुमेह रोग कह देते हैं, जिसे मीठा रोग के नाम से भी जानते हैं। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार मूत्र उत्सर्जन करने जाना होता है। जिस स्थान पर मूत्र का उत्सर्जन करता है उस स्थान पर चींटियाँ इकट्ठे होने लग जाती है। यदि व्यक्ति के शरीर में कहीं कोई हल्का सा भी घाव हो जाता है
तो घाव लगातार बढ़ता ही रहता है भरने के बजाय, और वहाँ पर आगे चल कर के सेप्टिक आदि क्रियाएँ हो जाती हैं। व्यक्ति को आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। जैसे ही हल्की से भी मीठी वस्तुओं का उसने सेवन कर लिया, तत्काल उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, व्यक्ति को बेहोश